अस्सलाम वालेकुम folks, this is Zawar Ali Khan and welcome back to my channel. आज हम लोग जिस बारे में बात करने वाले हैं वो बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है एंड दैट इज द सिस्टम। इससे पहले हमने बात करी थी कि किस तरीके से इंटरेस्ट बेस्ड इकोनॉमिक सिस्टम जो है वो किस तरीके से जो पॉवर्टी है उसको इंक्रीज कर रहा है, उसके अंदर एक फ्यूल की तरह काम कर रहा है उसको बर्न करने के लिए। और हमने एग्जाम्पल भी देखा था कि किस तरीके से जो इंटरेस्ट बेस्ड बैंकिंग सिस्टम है ये हेल्प कर रहा है रिच टू गेट रिचर एंड पुअर टू गेटिंग पुअर। इसके ऊपर हमारा एक कमेंट आया था जो कि हमारे एक हमेशा ऑपोजिट साइड में रहते हैं, रेहान इनका भी, एंड ही आल्सो एडमिटेड दैट प्रीडेटरी इंटरेस्ट के खिलाफ ये भी हैं। लेकिन क्योंकि ये चीज़ इस्लाम में हराम है और क्योंकि रेहान का एक उसूल है, एक मियार है कि इस्लाम जो भी बोलेगा उसके खिलाफ जाना है, ठीक है, तो इसीलिए उन्होंने कहा कि लेकिन फिर भी इंटरेस्ट होना चाहिए ताकि जो सोसाइटी है वो अपलिफ्ट कर सके। हालांकि उन्होंने खुद कमेंट में लिखा है कि ये चीज़ ये प्रीडेटरी इंटरेस्ट के खिलाफ है क्योंकि ये चीज़ सिर्फ और सिर्फ अमीरों की हेल्प करती है। बहरहाल आगे बढ़ते हैं। आज की जो हमारी वीडियो होने वाली है वो होने वाली है कि किस तरीके से अगर इस्लाम क्लेम करता है कि इस्लाम हैज़ अ सॉल्यूशन फॉर एवरी प्रॉब्लम, तो क्या चीज़ें जो हैं इस्लाम सॉल्व कर रहा है और क्यों इस्लाम कुछ चीज़ों को सॉल्व नहीं कर पा रहा है। हमने पिछली वीडियो के अंदर डिस्कशन करा था ज़कात को लेकर के, आज उसी को थोड़ा एक्सटेंड करते हैं। इफ ज़कात इज देयर टू डिमोलिश द पोवर्टी, तो क्यों फिर ज़कात पोवर्टी को हटा नहीं। अगर मैं आपको करंट स्टेट शेयर करूं जो कि मैंने रिसर्च करके पता करे हैं, उसमें से आपको पता चले तो इंडिया के अंदर 1.4 बिलियन इंडियंस रहते हैं, जिसके अंदर जो पॉपुलेशन है मुस्लिम की वो लगभग 14% के आसपास है। और इस 14% की पॉपुलेशन के अंदर अगर मैं बात करूं जो लिटरेसी रेट की बात करूं, और लिटरेसी रेट मैं इस वक्त कंसिडर कर रहा हूं सिर्फ जो नॉट हायर एजुकेशन को, हायर एजुकेशन में कंसिडर नहीं कर रहा हूं, सिर्फ नॉर्मल एजुकेशन को अगर मैं कंसिडर करूं तो लिटरेसी रेट 77% आता है। लेकिन अगर यही मैं हायर एजुकेशन को कंसिडर करूं, जो कि जिस एजुकेशन के बाद इंसान अच्छी तरीके से अपनी लाइफ जी सकता है या अच्छी तरीके से उसको चीजें समझ में आ सकती हैं या फिर उस एजुकेशन को एजुकेशन कंसिडर करा जा सकता है, तो उस हायर एजुकेशन का जो रेट है इंडियन मुस्लिम्स का वो है 8.2%। लगभग 114.8 मिलियन मुस्लिम्स ही ऐसे हैं जो कि लिटरेट कहलाए जाते हैं। हमारे स्टेट्स या स्टैटिस्टिक्स जो कि हमें लिटरल लिटरेसी रेट को दिखा रहे थे। अगर हम बात करें पॉवर्टी की, सो आपके सामने जो स्टैट्स मैं शेयर कर रहा हूँ दे आर वेरी अमेजिंग, क्योंकि टोटल मुस्लिम पॉपुलेशन इस वक्त 200 मिलियंस है, जिसको मैंने आपको बताया 14.2 मिलियन 14.2% के आसपास, सॉरी, जिसमें से जो अबव पॉवर्टी लाइन है यानी बिलो पॉवर्टी लाइन जो नहीं है वो 70% मुस्लिम्स अबव पॉवर्टी लाइन है, यानी कि 30% ऐसे हैं जो बिलो पॉवर्टी लाइन। अब ये कोई खुश होने की बात नहीं है क्योंकि 70% मुस्लिम्स जो हैं वो जस्ट अबव पॉवर्टी लाइन, दे आर स्ट्रगलिंग, दे आर नॉट इवन फुलफिलिंग देयर नीड्स। अभी हम डिजायर्स की बात तो कर ही नहीं रहे हैं। इसको एक एग्जाम्पल से समझते हैं। मान लीजिए अगर पास होने के लिए 33 नंबर चाहिए और एक बंदे के 33.5% नंबर आ जाते हैं, 33.5 नंबर आ जाते हैं, तो वो जस्ट पास है। इसका मतलब ये नहीं कि वो स्टडीज में अच्छा कर रहा है, अच्छा परफॉर्म कर रहा है, इट मीन्स कि वो बस फेल नहीं है। सेम केस है इन 70% लोगों के साथ जो जस्ट अबव पॉवर्टी लाइन है। अगर हम कंसिडर करें कि अपर क्लास या फिर रिच क्लास मुस्लिम्स की जो परसेंटेज है वो कितनी है, दैट इज अप्रोक्सीमेटली 7 to 10%, यानी 14 मिलियन मुस्लिम ही ऐसे हैं जो यहाँ पर अपनी डिजायर्स को फुलफिल कर पा रहे हैं, अपनी लाइफ को अच्छी तरीके से जी पा रहे हैं। दे आर हैविंग एक्सेस टू हायर एजुकेशन, दे आर हैविंग एक्सेस टू अ वेरी गुड लाइफस्टाइल। अब इन सारे स्टेट से ज़कात का क्या लेना देना, बिकॉज इफ यू कंसिडर अकॉर्डिंग टू द हिंदुस्तान टाइम्स, उसकी एक रिपोर्ट के हिसाब से 7,000 करोड़ से लेके 40,000 करोड़ एनुअली ज़कात दी जाती है। यस, तो ये एक बहुत बड़ा नंबर है। उसके बावजूद मुस्लिम सोसाइटी इतनी ज़्यादा पीछे है, उसके बावजूद मुस्लिम सोसाइटीज़ के अंदर कोई अपलिफ्टमेंट देखने को नहीं मिल रहा है। तो व्हाट इज़ द कोर रीज़न फॉर दैट? कहाँ इकोनॉमी गड़बड़ कर रही है, उस चीज़ को ज़रा समझते हैं। प्रॉब्लम यहाँ पर इसलिए आ रही है कि द वे द ज़कात इज़ वर्किंग, वो अपने नीड्स को फुलफिल नहीं कर पा रही है, अपनी चीज़ों को, अपने रिक्वायरमेंट्स जो ज़कात को चाहिए फुलफिल करने के लिए, एक सोसाइटी को अपलिफ्ट करने के लिए वो फुलफिल नहीं कर पा रही है। अगर हम बैक इन द टाइम की बात करें तो प्रॉफेट मोहम्मद पीस बी अपॉन हिम के टाइम पर जो ज़कात थी वो एक सेंट्रलाइज्ड तरीके से रन होती थी, यानी एक इंसान होता था, एक एक जिम्मेदार होता था जिसको ज़कात कलेक्शन और रीडिस्ट्रीब्यूशन की जिम्मेदारी दी जाती थी। अगर प्रॉफिट मोहम्मद के टाइम से, किसी अपॉइंटमेंट के टाइम से अगर हम एग्जाम्पल्स लें तो हज़रत माज बिन जबल रदी अल्लाह अन्हु, हज़रत माज बिन जबल रदी अल्लाह अन्हु को उन्होंने यमन के अंदर ज़कात कलेक्ट करके और डिस्ट्रीब्यूट करने के लिए रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अपॉइंट करा था। अगर हम बनु सलीम का भी एग्जाम्पल है, बनु सलीम ट्राइब जो था उसके अंदर भी प्रॉफिट मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हज़रत बनु सलीम रदी अल्लाह अन्हु को एक ज़कात कलेक्शन की ड्यूटी दी थी। ये चीज़ इसी तरीके से सेंट्रलाइज्ड वे में वर्क कर रही थी। एक सेंट्रलाइज्ड गवर्नमेंट बॉडी इसको रन कर रही थी, वो कलेक्शन ऑफ ज़कात करके डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ ज़कात करा करते थे, जो कि पब्लिक वेलफेयर के काम में आती थी और अपलिफ्टमेंट ऑफ सोसाइटी हुआ करता था। ये सेम चीज़ कंटिन्यू रही हज़रत अबू बकर के दौर पे और यही सेम चीज़ कंटिन्यू रही हज़रत उमर के दौर पे।
हज़रत उमर के दौर पे क्योंकि टेरिटरी ऑफ इस्लाम जो थी मुस्लिम्स को बढ़ रही थी, इसलिए उन्होंने 2-4 लोगों के बजाय एक पूरा इंस्टीट्यूशनलाइज़्ड सेंटर फिगर एस्टेब्लिश करा फॉर दिस वर्क कि वो सिर्फ़ और सिर्फ़ ज़कात के मनी को कलेक्ट करे और फिर उसको रीडिस्ट्रीब्यूट करे। अब प्रॉब्लम यहाँ पर यह है कि 7,000 से लेके 40,000 करोड़ रुपीस पर एनम सेव करना और उसके बावजूद कोई चीज़ डेड इन द वाटर है, वो उसका रीज़न ही ये है बिकॉज़ वी डू नॉट हैव एनी सेंट्रलाइज़्ड बॉडी फॉर दिस पर्टिकुलर थिंग। मिसाल के तौर पे हम लोग इस चीज़ को अब प्राइवेटली कर रहे हैं, यानी प्राइवेट इंस्टीट्यूशंस को दे रहे हैं, प्राइवेट लोगों को दे रहे हैं और खुद अपनी तरफ से डोनेट कर रहे हैं। और ये चीज़ से होता क्या है कि ट्रांसपेरेंसी लूज़ हो जाती है, उसके बाद ज़कात का जो चैनलाइज़ेशन होता है, वो चीज़ उसको अटेन नहीं कर पाती क्योंकि वो अपलिफ्टमेंट ऑफ सोसाइटी के लिए काम में नहीं आ रही है। और दूसरी बात, ये सिर्फ़ एक शॉर्ट टर्म के लिए बेनिफिट पहुँचाती है, लॉन्ग टर्म बेनिफिट तभी होगा जब सोसाइटी का अपलिफ्टमेंट चलेगा। इट मीन्स कि अगर यहाँ पर कोई कैलिफ होता, यहाँ पे कोई खलीफा होता और उसके अंडर में ज़कात का निज़ाम आ रहा होता, तो ज़कात विल वर्क लाइक इनसेन और यहाँ पे हमारी जो सोसाइटी है वो अपलिफ्टमेंट होना स्टार्ट कर देगी। कैसे, ज़रा कंसिडर करते हैं। ये कुछ कैलकुलेशंस है जो मैं आपके सामने रख रहा हूँ कि अगर हम सालाना ज़कात के पैसों को सेव करना शुरू करें और उसको हम सोसाइटी की अपलिफ्टमेंट के लिए इस्तेमाल करें। एक एग्जाम्पल, एक थॉट एक्सपेरिमेंट करते हैं। मान लीजिए क्योंकि अभी यहाँ पे तो एक डेमोक्रेटिक और सेकुलर सिस्टम है, अगर इसके बजाय कोई खिलाफत से सिस्टम होता किसी कंट्री में और वहाँ पे खलीफा मौजूद होता और वो 70,000 करोड़ रुपीज़ एनुअली सेव कर रहा होता, तो देखते हैं कि उसको 1.4 बिलियन की पॉपुलेशन को अपलिफ्ट कराने के लिए कितना टाइम लगता है। और वो जो आपके सामने कैलकुलेशन के रिजल्ट हैं वो है 350 ईयर्स, यानी 350 साल के अंदर वो नेशन अपना आइडियल स्टेट या आइडियल लिविंग अचीव कर चुके होते हैं। यानी इस आइडियल लिविंग के अंदर मैंने कंसिडर क्या क्या करा है, इसके अंदर मैंने करा है फ्री हेल्थ केयर, इसके अंदर मैंने कंसिडर करा है फ्री एक्सेस टू हायर एजुकेशन, उसके अंदर मैंने कंसिडर करा है कि हर एक इंसान के बैंक अकाउंट में लगभग लगभग 1 करोड़ रुपीज़ एज अ रिजर्वॉयर उसके में रहें। उसके बाद मैंने कंसिडर करा है कि हर एक बंदे को सेटअप करने के लिए पैसे और स्टार्टअप की जो तरीका है, जो स्टार्टअप का मीडियम है, वो गवर्नमेंट की तरफ से प्रोवाइड होगा। विच मीन्स उस बंदे को कहीं पे भी खर्च नहीं करना, क्योंकि खर्च इंसान कहाँ करता है, एजुकेशन में वो फ्री है, हेल्थ केयर में वो फ्री है, स्टार्टअप करने के लिए, बिजनेस के लिए पैसा चाहिए होता है, वो गवर्नमेंट करा रही है। तो आपके जो 1 करोड़ रुपीज़ है वो एज अ रिजर्वॉयर रखे रहेंगे और वहां पर हर एक बंदा रिच कंसिडर करा जाएगा। एवरीवन वुड बी अबव पॉवर्टी लाइन, एवरीवन वुड बी नॉट जस्ट अबव पॉवर्टी लाइन बल्कि एक अपर क्लास रिच फैमिली के अंदर बिलोंग कर सकेगा। इस स्टेट को कंसिडर करने के लिए फ्रॉम द जीरो 350 ईयर्स लगेंगे। अब आप सोच रहे होंगे बहुत ज़्यादा टाइम है। जैसे एग्जाम्पल के तौर पे अगर हम एग्जाम्पल देखें, अगर इंडिया में निज़ाम आता और इंडिया में खलीफा खिलाफत सिस्टम होती, कैलिफेट सिस्टम होती, तो इंडिया का अगर आज से ज़कात को चैनलाइज करना शुरू करे तो 350 साल लगेंगे, जो बहुत ज़्यादा तवील अरसा है। लेकिन आपको मैं ये चीज़ बताता चलूँ, इस कैलकुलेशंस को मैंने करते हुए कुछ पैरामीटर्स को ध्यान में रखा है। पहला पैरामीटर मैंने ये ध्यान में रखा है कि इन 350 साल में जो इंडिया के अंदर मुस्लिम पॉपुलेशन है वो सिर्फ 14% ही रहने वाली है। दूसरा पैरामीटर मैंने ध्यान रखा हुआ है कि इस वक्त जो अपलिफ्टमेंट की बात करी जा रही है ज़कात के पैसों से, जो कि 70,000 करोड़ रुपीज़ एनुअल सेव हो रहे हैं, उससे अपलिफ्टमेंट की बात जो करी जा रही है वो सिर्फ मुस्लिम्स की नहीं बल्कि पूरे 1.4 बिलियन, यानी 1.4 बिलियन इंडियंस की बात करी जा रही है, नॉट ओनली फॉर मुस्लिम्स। सोसाइटी वेलफेयर की बात करी जा रही है, ना कि किसी पर्सनल फायदे की बात करी जा रही है। और एक और चीज़ मैंने इसके अंदर कंसिडर करी है वो ये कि इंडिया के अंदर कुछ ऐसे लोग भी हैं जो ऑलरेडी बहुत रिच हैं, यानी उनके पास इतना पैसा है, जो कि कैपिटलिस्ट हैं बेसिकली, उन्होंने दूसरों का पैसा स्टेगनेंट करके रखा हुआ है। स्विस बैंक अकाउंट्स में उनके, स्विस बैंक के अंदर उनके बैंक अकाउंट्स हैं। उनके पास इतना पैसा है कि अगर वो 1 रुपया भी खर्च करना बंद कर दें, और सॉरी 1 रुपया भी कमाना बंद कर दें और 1 करोड़ रुपए रोज खर्च करें, तो उन्हें कई साल लगेंगे अपना सारा पैसा खाली करने में। हो सकता है 350 से ज़्यादा साल लग जाए। तो उन लोगों को भी मैंने कंसिडर करा है, हालांकि उन्हें कंसिडर करने की जरूरत नहीं है। और उसके बाद मैंने ये, एज यू नो दैट इन इस्लाम देयर इज नथिंग लाइक साइकोलॉजिकल बाउंड्रीज, लाइक देयर इज नथिंग लाइक इंडियन मुस्लिम्स और अमेरिकन मुस्लिम्स। द मुस्लिम्स आर मुस्लिम्स, दे आर वन उम्मत वन नेशन। तो अगर ऐसा भी होता है कभी बार कि एक कंट्री जहाँ पे अच्छी खासी लिविंग बीइंग हो रही है और दूसरी कंट्री जो कि डेवलप्ड है नहीं, अंडर डेवलपिंग कंट्री है, तो ये वाली कंट्री जो ऑलरेडी डेवलप्ड है इसकी ज़कात जा सकती है इन वाली कंट्रीज के अंदर। मैंने इसको भी कंसिडर नहीं करा है, मैंने कंसिडर करा है कि सिर्फ ओनली इंडियन मुस्लिम जो ज़कात दे रहे हैं, सिर्फ उन्हीं की ज़कात। तो इन सारे पैरामीटर्स को लगाने के बाद 350 साल लगेंगे। अगर ये सारे पैरामीटर्स हटा दिए जाएँ और कंसिडर करा जाए कि भाई बाहर की भी ज़कात आ सकती है और इंडियन मुस्लिम्स की पॉपुलेशन जो बढ़ती रहेगी वो भी होगा, और उसके साथ-साथ जो और एक और पैरामीटर था वो ये कि यहाँ पर इस वक़्त मैंने सोसाइटी की अपलिफ्टमेंट के लिए सिर्फ ज़कात को ही कंसिडर करा है। अगर मैं उसके साथ-साथ जज़िया टैक्स को भी कंसिडर करूँ तो फिर ये काम विदिन नो टाइम हो जाएगा। अगर ये सारे पैरामीटर्स मैं हटा दूँ और ये सारे क्राइटेरिया मैं हटा दूँ, तो उसके बाद हमारे पास जो अपलिफ्टमेंट सोसाइटी होगा वो विदिन नो टाइम होगा, 350 साल नहीं लगने वाले हैं, क्योंकि जज़िया टैक्स भी आएगा
और जो बाहर से उम्मत है वो भी ज़कात को जो है वो यहाँ पे इन्फोर्स करेगी फॉर द अपलिफ्टमेंट ऑफ द सोसाइटी। जैसे कि हमने देखने को मिला हज़रत उमर के दौर में एक प्लेग फैल गया था, तो हज़रत मुआविया रज़ियल्लाहु अन्हु ने काफ़ी सारे लोगों को रवाना करा था मदीना की तरफ सीरिया से, जो कि एड लेके पहुँचे थे वहाँ पे। तो ये चीज़ भी अगर मैं कंसिडर कर लूँ, उसके बाद मैं कंसिडर करूँ तो पॉपुलेशन जो है वो एक्सपोनेंशियली राइज़ कर रही है, जो कि अगर उसको प्रोपोर्शन के साथ में रखूँ, तो अकॉर्डिंगली कम टाइम लगेगा। और उसके बाद मैं ये कंसिडर करूँ कि भई ये अमीर लोग जो हैं, उनको ज़कात नहीं मिलने वाली, ज़ाहिर सी बात है, इनके ऊपर ज़कात है नहीं। तो फिर भी मैंने इनको कंसिडर करा है कि इनका भी भला होना चाहिए, तो वो चीज़ अगर ये यहाँ से हटा देंगे, तो ज़ाहिर सी बात है कि कम टाइम लगेगा। तो ये सारे पैरामीटर्स के बाद, ये सारे एक्सक्लूसिवली सिर्फ़ ज़कात को कंसिडर करते हुए 350 साल लगेंगे। तो ये सारे पैरामीटर्स अगर हटा दिए जाएँ, तो विद इन नो टाइम वी विल हैव और अचीव आवर आइडियल स्टेट। अब आप ज़रा सोचें कि एक ऐसा इकोनॉमिक सिस्टम जो कि कभी भी इस आइडियल स्टेट को अचीव नहीं कर सकता, वो ज़्यादा बेटर है, या फिर एक ऐसा इकोनॉमिक सिस्टम जो कि विद इन नो टाइम, और अगर उसके ऊपर रेस्ट्रिक्शंस भी लगा दी जाएँ, तो 350 साल में ये चीज़ अचीव करके दिखा देगा। और अ, अगर हम बात करें कि ये सारे रेस्ट्रिक्शंस उसके ऊपर ना लगाए जाएँ, क्योंकि ज़ाहिर-सी बात है, अगर कैलिफेट होगा, खिलाफत निज़ाम होगा, तो फिर सारी चीज़ें जो हैं वो इस्लामिक काम करेंगी, जज़िया भी आएगा और सब कुछ आएगा, तो रिस्ट्रिक्शंस होने का सवाल ही नहीं होता। तो विद इन नो टाइम एक इकोनॉमिक सिस्टम आपको आइडियल स्टेट अचीव करने में हेल्प करेगा। कौन-सा सिस्टम ज़्यादा बेटर है, ये बात मैं आपके ऊपर छोड़ देता हूँ। सोचिए, समझिए और फिर अमल करिए। मैंने ऐसा क्यों बोला कि करंट इकोनॉमिक सिस्टम जो है वो हमारी इस आइडियल स्टेट को अचीव करने में कभी भी हेल्प नहीं कर सकता? क्योंकि एक रिपोर्ट के अकॉर्डिंग इंडियन गवर्नमेंट जो है वो हर साल कुछ सेव नहीं कर रही है। मतलब जो मैंने आपको ये कैलकुलेशन बताया, उसके लिए इस सिस्टम में, ज़कात सिस्टम में 70,000 करोड़ रुपीस एनुअली सेव हो रहे हैं। लेकिन करंट इकोनॉमिक सिस्टम के अंदर अगर हम बात करें, तो कोई भी इंडिया के पास ऐसा सेविंग 1 रुपया भी नहीं बच रहा है। उल्टा इंडिया को बोरो करने पड़ रहा है। और काफ़ी सारी रिपोर्ट्स और एस्टिमेशंस के अकॉर्डिंग 60 लाख करोड़ रुपीस इंडिया बोरो करता है हर साल बजट बनाने के लिए। तो जब इंडिया इतने ज़्यादा अमाउंट बोरो कर रहा है, व्हाट डज़ इट मीन? इंडिया के पास खुद की कोई सेविंग्स नहीं बच रही है। और बोरो के साथ-साथ एक और ट्रैप लगता है, जो मैंने पिछली वीडियो में डिस्कस किया था, दैट इज़ इंटरेस्ट। सो इस अमाउंट का इंटरेस्ट इतना जाएगा कि कभी भी इंडिया का जो करंट इकोनॉमिक सिस्टम है, वो कभी भी इस चीज़ को अचीव नहीं कर सकता। सो हियर इज़ द कंपैरिजन बिटवीन द इकोनॉमिक सिस्टम ऑफ इस्लाम एंड सेकुलर डेमोक्रेटिक इकोनॉमिक सिस्टम। ये वीडियो एजुकेशनल पर्पज़ के लिए थी। इसको उसी तरीके से लीजिएगा। मिलते हैं आपसे अगली वीडियो में। तब तक के लिए खुदा हाफ़िज़। अस्सलाम वालेकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातहू।